माता पिता ने उनका नाम रामचंद्र रखा था, किंतु मैट्रिक की परीक्षा देने से ठीक पहले वे एक शपथ पत्र देकर वैधानिक रूप से रामचंद्र से लामचंद हो गए। ये उस समय की बात है जब 10+2 का ज़माना नहीं था, वो 8+3 का दौर था। यानी आपको अपनी उम्र से लेकर नाम तक जो भी छेड़छाड़ करनी है आप 11वीं तक ही कर सकते थे। उसके बाद किया जाने वाला परिवर्तन बेहद पेचीदा था। तब आपको बहुत से सरकारी कर्मकांड से गुजरना पड़ता था। इस सरकारी कर्मकांड की पेचीदगी उस धार्मिक कर्मकांड से भी अधिक भीषण थी जिसमें जबरदस्ती किसी पापात्मा को पुण्यात्मा बनाकर स्वर्ग में सीट दिलाई जाती थी। उनके रामचंद्र से लामचंद होने के पीछे किसी न्यूमरोलॉजिस्ट का हाथ नहीं था और ना ही ये क्रांतिकारी परिवर्तन माता पिता के प्रति विद्रोह के चलते हुआ था। चूंकि वे बचपन से ही प्रखर बुद्धि के स्वामी थे, इसलिए भविष्य में आने वाले संकटों को किशोरावस्था में ही ताड़ गए। वे मैट्रिक तक आते आते जान गए थे कि राज शब्द जो भगवान शिव के लिए अमृत था, उनके लिए कालकूट विष साबित होगा। भगवान राम में अगाध श्रद्धा होने के बाद भी उनकी जीभ राकुल्ला बोलती थी। बचपन में उनके द्वारा अपने नाम रामचंद्र की जगह लामचंद बोलना बड़ों के लिए आनंद का कारण था। वे उसे छोटे बच्चे का मासूम प्रयास समझकर बहुत प्यार से उसकी पप्पियां लेते, किंतु 5वीं तक आते आते पप्पी डांट में बदलने लगी। 8वीं तक चिंता का विषय हो गई और 8वीं के बाद पप्पी ने प्रताड़ना का रूप धारण कर लिया और इसी प्रताड़ना ने रामचंद्र की सोई हुई प्रतिभा को झिझोड़कर जगा दिया। तो समझ गए कि मैं कभी रा को रा नहीं कह पाऊंगा, सो बेहतर है कि अपने नाम को रामचंद्र से लामचंद कर दिया जाए। चूंकि लामचंद स्कूल के समय से ही राजनीति के प्रति आकर्षित थे, इसलिए स्कूल में होने वाले चुनाव में वे प्रतिवर्ष खड़े हो जाते थे। वे क्लास मॉनिटर, सह सचिव, सचिव, उपाध्यक्ष से लेकर अध्यक्ष पद तक का चुनाव मात्र इसलिए हार गए क्योंकि उनका विरोधी पैनल हर चुनाव में इस बात का प्रचार जोर शोर से करता था कि जो लड़का अपना नाम भी सही सही नहीं बोल सकता, अपने देश का नाम सही सही नहीं बोल सकता, जो भारत को भारत कहता है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहता है, राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता बोलता है, पंडित नेहरू को पंडित नेहरू, राजघाट को लाजघाट, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट, यहाँ तक कि अपने देश की मुद्रा रुपया को लुपया, राजनीति को राजनीति, रेलगाड़ी को लेलगाड़ी बोलता है। स्कूल का सही नेतृत्व कैसे करेगा? अब पहाड़े में इस रा को हटाना अपने देश, अपने महापुरुषों, राष्ट्र के संवैधानिक पदों व अपनी जन्मभूमि गाड़रवारा में से एक नहीं 2-2 रा को हटाना उनके सामर्थ्य के बाहर था। किंतु अपने नाम रामचंद्र पर तो उनका पूरा अधिकार था। इसलिए उन्होंने सोचा कि अपना नाम भी वर्णमाला के उसी अक्षर से शुरू करना चाहिए जिसके उच्चारण में जीभ की सहज रुचि व सिद्धता है। कम से कम मैं अपना नाम तो सही सही बोल पाऊंगा। और उसी दिन वे रामचंद्र से लामचंद हो गए। स्कूल में ही उन्हें राजनीति का चस्का लग गया था। सौभाग्यवश वे 150 एकड़ सिंचित कृषि भूमि के इकलौते वारिस थे, इसीलिए कॉलेज तक आते आते उनकी राजनीतिक अंगीठी दुधाने लगी और कॉलेज छोड़ते ही भभक कर जल उठी। इलाके के बड़े किसान होने के नाते वे उस क्षेत्र के किसानों के सर्वमान्य नेता हो गए थे। इसके चलते शहरी क्षेत्र में भी उनकी अच्छी खासी धाक थी। किसी की वर यात्रा हो तो लोग दूल्हा और घोड़ी के बाद लामचंद का जिक्र करते, शव यात्रा हो तो शव और ठटरी के बाद लामचंद का उल्लेख होता, कव्वाली का आयोजन हो तो तबला सारंगी लामचंद फिर कव्वाल। कुल मिलाकर लामचंद अपने उत्साह, ऊर्जा, सक्रियता के चलते उस पूरे क्षेत्र का ना चाहते हुए भी एक आवश्यक अंग हो गए थे। एक बार हमारे शहर के सबसे प्रमुख मंदिर में चोरी हो गई। चोर भगवान जी की मूर्तियां चुरा कर ले गए। पूरा शहर सख्ती में था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सांसद, विधायक सब सन्न थे। शहर अहिल्या के जैसे पाषाणवत हो गया था। तब लामचंद ने श्री रामचंद्र का रोल अदा किया और करीब 5000 किसानों का एक जंगी मोर्चा निकाला, जिससे सारा शहर हरहरा कर जाग गया। अपने तूफानी भाषण में वे जन जन के हृदय में पहुंच गए। उस समय मेरी उम्र करीब 15 वर्ष की रही होगी, किंतु आज भी उनका भाषण मुझे ऐसे याद है जैसे कल ही की तो बात हो। हाथ ठेले को मंच बनाकर लामचंद करजे, गाड़ल वाला मंदिर से गाड़ल वाला पुलिस स्टेशन कितने किलोमीटर? बोले तो 3 किलोमीटर। और गाड़ल वाला से नलसिंह पुल कितने किलोमीटर? बोले तो 55 किलोमीटर। तो नलसिंह पुल की पुलिस 1.5 घंटे में गाड़ल वाला आ सकती है, लेकिन गाड़ल वाला की पुलिस 1.5 घंटे में 3 किलोमीटर नहीं आ सकती। चलो इसमें पुलिस का हाथ है।
टीआई को क्या जरूरत थी रात को 9 बजे दुकान बंद कर लो, दुकान बंद कर लो, दुकान बंद कर लो। पुलिस को आड़े हाथों लेकर उसे कटघरे में खड़ा करने के कारण और जनता का भीषण दबाव देख उच्च अधिकारियों ने एक टीआई, 2 सब इंस्पेक्टर और 8 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और 7 दिन में भगवान की मूर्तियां चोरों सहित बरामद कर दी गई। उस समय पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलना एक किस्म का भीम कार्य हुआ करता था। लामचंद क्षेत्र के अघोषित युवा तर्क मान लिए गए। राजनीति में विकट सक्रियता के बाद भी मैंने पाया कि उनकी रुचि विधायकी या संसदीय में बिल्कुल नहीं थी। यहां तक कि वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या पार्टी संगठन के बड़े पदों को भी हेय दृष्टि से देखते थे, किंतु लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी को देखकर चहक जाते। लाल बत्ती के प्रति उनका आकर्षण बीमारी की हद तक था। वे गाड़ी के टायरों की आवाज सुनकर बता देते थे कि गाड़ी लाल बत्ती वाली है या नहीं। उनके लिए लाल बत्ती में बैठे हुए व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण लाल बत्ती की गाड़ी थी। उनका मानना था कि पद तो आते जाते रहते हैं, वो तो अस्थायी होते हैं, लेकिन लाल बत्ती स्थायी होती है। एक बार को भगवान का प्रभाव घट सकता है, लेकिन लाल बत्ती का नहीं। पैसा प्रसिद्धि तो सब कमा लेते हैं, लेकिन लाल बत्ती तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। जिसने लाल बत्ती को हासिल कर लिया वही माई का लाल कहलाने लायक है, अन्यथा उसे लाल कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई मंत्री लाल बत्ती में उनके गांव आता तो वे गाड़ी की तरफ ऐसे लपकते जैसे सांप छछूंदर को देखकर लपकता है। उस मंत्री को रिसीव कर वे मंत्री के साथ जलसे या सभा में नहीं जाते, गाड़ी के पास ही खड़े रहते, क्योंकि लामचंद के लिए लाल बत्ती लैला की जैसी थी। वे फरहाद थे और लाल बत्ती उनकी शीरी। वे रांझा थे और लाल बत्ती उनकी हीर। वे चकोर थे और लाल बत्ती उनका चंद्रमा। लाकी लपक के बाद भी उनकी संपन्नता, सक्रियता, लोकप्रियता को देखकर 2 बार उन्हें विधायकी का टिकट ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत चतुराई से उसे टरका दिया था। किंतु चुपचाप राज्य परिवहन निगम की चेयरमैन या देश के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की 5 सदस्यीय कमेटी में घुसने की जुगाड़ में लगे रहते, क्योंकि सिर्फ इन्हीं दोनों विभागों के बाईलॉज में ही लिखा था कि चेयरमैन को या कमेटी के सदस्यों को राजमंत्री का दर्जा और लाल बत्ती मिलेगी। बाकी निगमों की लाल बत्ती बड़े नेताओं की दया पर डिपेंड थी, इसलिए वे अपना अधिकतम समय भोपाल, दिल्ली में गुजारते। एक दिन दिल्ली में मुझे मिल गए, सफेद कड़क कलफकिया हुआ कुर्ता पैजामा पहने हुए, रामायण के मेघनाथ के जैसी करीने से सजी हुई पतली मूछें, लाल सुर्ख होंठ जिन पर वे हर 10 मिनट में लिप ग्लास लगा लेते। मैंने कहा, भाई साहब, मुझे आपकी राजनीति समझ नहीं आती। आपकी पार्टी आपको चुनाव लड़वाना चाहती है और आप हैं कि निगम की चेयरमैनी के लिए लाल टपकाते घूम रहे हैं। अब आपने अपने 30 साल बर्बाद कर दिए, आज पता नहीं आप कहाँ होते। वे बेहद दोस्ताना स्वभाव के थे। मुस्कुराते हुए बोले, मेरी कुंडली में लाल बत्ती लिखी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक। जो भी पंडित मेरी कुंडली देखता है उसमें सबसे पहले उसको लाल बत्ती घूमती हुई दिखाई देती है। बोले कि मेरे लिए राजनीति पैसा कमाने का साधन नहीं, वो भगवान का दिया हुआ बहुत है। मैं राजनीति सिर्फ लाल बत्ती के लिए करता हूँ। मुझे लाल बत्ती से बेइंतहा मोहब्बत है। बचपन में एक बार इंदिरा जी को देखा था, तभी सोच लिया था कि जीवन में एक बार इसे हासिल करना है। लोकतंत्र में लाल बत्ती का लालच लाजमी है, लेकिन लामचंद के लिए लाल बत्ती लालच नहीं, लव है। मैंने कहा, भाई साहब, आप यदि चुनाव लड़े होते तो अभी तक मंत्री बनकर लाल बत्ती पा चुके होते। लामचंद बोले, स्कूल से लेकर कॉलेज तक मैंने कुल 16 चुनाव लड़े और सभी में शिकस्त मिली, बिल्कुल जलासंध के जैसी। जलासंध महाप्रतापी राजा था। उसने मथुरा जीतने के लिए 16 बार आक्रमण किया, लेकिन कभी जीत नहीं पाया। मैंने कहा, अब्राहम लिंकन भी जीवन भर चुनाव हारते रहे भाई साहब। पहली बार चुनाव जीते, वो भी राष्ट्रपति का। उन्होंने सहमति में सर हिलाया और बोले, बचपन में अगर किसी चीज का डल बैठ जाए तो वो जीवन भर नहीं निकलता। नेपोलियन बहादुर योद्धा था, विश्व विजेता, लेकिन बिल्ली से डलता था। और चुनाव जीतने के बाद लाल बत्ती मिले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैंने कहा, भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, अगर आपके यही लक्षण रहें तो आप और लाल बत्ती के प्रेम का हस्र भी कहीं लैला मजनू टाइप ना हो जाए, जो कभी मिल ही नहीं पाए। वे नाराज हुए बिना पूरी आस्था से बोले, यदि किसी चीज को पूरी शिद्दत से मांगो तो ब्रह्मांड आपकी इच्छा पूरी करता है। अब उन्होंने एक नियुक्ति पत्र दिखाया।
जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि श्री लामचंद को भारत सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की 5 सदस्यीय समिति का सदस्य मनोनीत किया जाता है और आपको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। दिल्ली में सरकारी आवास, देश भर में लाल बत्ती से लैस सरकारी वाहन राष्ट्रीय ध्वज के साथ, एक लाल झंडे वाला सायरन, हूटर से लैस पायलट वाहन जो आगे चलेगा, एक फॉलो वाहन सायरन हूटर से लैस जो पीछे चलेगा, 416 की पुलिस सिक्योरिटी। इस नियुक्ति पत्र को पढ़ाते हुए लामचंद भाई साहब प्रसन्नता से कांप रहे थे। उनका गोरा चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। बोले कि आज गाड़रवारा जा रहा हूं। मैं बुरी तरह चौंका, वे भी बुरी तरह चौंके। हम दोनों ही लगभग एक साथ बोल पड़े। अभी क्या बोला? वे बदहवास हो पूछने लगे। अभी मैंने जो बोला वो तुमने सुना? मैंने कहा जी सुना, लेकिन आपने जो बोला क्या मैंने सही सुना? आप उसे फिर से बोल सकते हैं? वे दीवार के अमिताभ बच्चन वाले अंदाज में बोले, मैं आज गाड़रवारा जा रहा हूं। यह चमत्कार था। वे गाड़रवारा के एक नहीं दोनों रा को रा बोल रहे थे। इस बात का एहसास होते ही लामचंद खुशी के उन्माद में रामचंद्र, भारत, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति, रुपया, नेहरू जी, इंदिरा जी, रेलगाड़ी, रतलाम, राम राम, गाड़रवारा गाड़रवारा बोलने लगे। रा के रस ने उन्हें उन्मत्त कर दिया था। लाल बत्ती के नियुक्ति पत्र ने उनकी रा को ला कहने की समस्या का जैसे निदान ही कर दिया था। बहुत गर्मजोशी से उन्होंने मुझे छाती से चिपका लिया और बेहद गौरव और गरिमा से, जैसे कोई अपनी प्रियतमा के दिव्य गुणों का, उसके रूप का बखान करता है, बोले, देखा लाल बत्ती में चिकित्सकीय गुण भी हैं। ये देवताओं के सोमरस से भी ज्यादा असरकारी औषधि है। ये व्यक्ति की जन्मजात समस्या का भी निदान करती है। इसे प्राप्त करते ही व्यक्ति के सारे दोष दूर हो जाते हैं। लाल बत्ती के प्रकाश में व्यक्ति के अवगुण भी गुण दिखाई देते हैं। चमत्कार देख मैं स्वयं अचंभित था। मैंने हंसते हुए कहा, रामचंद्र को लाल बत्ती मिलने और रा को रा बोल पाने की बहुत बहुत बधाई भाई साहब। मैं 3 दिन बाद गाड़रवारा आ रहा हूं, आपसे अवश्य मिलूंगा। वे प्रसन्नता के साथ में सुर पर खड़े होकर बोले, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, ये रामचंद्र की नहीं लामचंद की लाल बत्ती है। लामचंद उर्फ रामचंद्र को तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। आइए, आपका स्वागत है। उन्हें आनंद मग्न आह्लादित छोड़ मैं वहां से मुंबई के लिए निकल गया। मुंबई में गाड़रवारा जाने से पहले मैंने टीवी पर न्यूज़ देखी कि पंजाब और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सरकार ने लाल बत्ती व्यवस्था को कानूनी रूप से बंद करने का फैसला ले लिया है। देश भर में कोई भी मंत्री या अधिकारी अब लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। लाल बत्ती का अस्तित्व समाप्त किया जाता है। खबर सुनकर मैं सन्न रह गया। मेरी आंखों के सामने लामचंद का चेहरा घूमने लगा, जिनके लिए लाल बत्ती तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो जैसी थी। राजनीति के बहुत से उपासक हैं और सभी लाल बत्ती पाना चाहते हैं, लेकिन वे लाल बत्ती ना मिलने की शर्त पर सांसदीय, विधायकी या संगठन के विभिन्न पदों से ही इश्क कर बैठते हैं और एक समझौते के तहत उन्हीं से ब्याह रचाकर शांति से अपना अतृप्त जीवन बिता लेते हैं। किंतु लामचंद जैसा लाल बत्ती का एक निष्ठ अच्युत प्रेमी, जो लाल बत्ती के अलावा लाल बत्ती परिवार की किसी और कन्या के साथ हरगिज विवाह रचाने के लिए राजी नहीं है, मिलना बहुत दुर्लभ था। उनके लिए लाल बत्ती को स्वयंवर से हटा देना, उनकी मान्यता को खारिज करना बिल्कुल भीष्म पितामह और अंबा के जैसी स्थिति थी। मुझे लगा कि कहीं इतिहास स्वयं को दोहराने की तैयारी तो नहीं कर रहा, क्योंकि भीष्म का राजी ना होना ही अंबा की नाराजगी का कारण था। परिणाम स्वरूप शिखंडी का जन्म हुआ और फिर शिखंडी ही भीष्म की सरसैया का कारण बना। तभी मेरा फोन घनघना उठा। मैंने देखा कि डिस्प्ले पर लामचंद कॉलिंग चमक रहा है। मैंने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर फोन उठाया। हेलो कहते ही वहां से आवाज आई, छोटे तुम्हारी जुबान काली है बे। वे सर्द सुर में बोल रहे थे, तुमने मुझसे कहा था कि मेरा लाल बत्ती प्रेम भी कहीं लैला मजनू के अंजाम पर ना पहुंच जाए, जो जीते जी एक दूसरे से मिल नहीं पाए। सही साबित हो गया। मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था, सो चुपचाप उन्हें सुनता रहा। लामचंद बोले, खैर ये जानते हुए भी कि इस युद्ध में मेरी हार निश्चित है, मैं महाभारत के कर्ण के जैसा ही दुर्धर्ष युद्ध करूंगा, क्योंकि कर्ण की ओर मेरी कुंडली मिलती है।
कर्ण के साथ भी देव इंद्र ने छल किया था, तो मेरे साथ भी नर इंद्र ने ही खेल कर दिया। इंद्रपुत्र अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे, तो इस नर इंद्र के रथ को हाँकने वाले भी कृष्ण ही थे। नरावतार अर्जुन लालसा को छोड़कर मुक्त होने के सिद्धांत का पक्षधर था, तो ये नर श्रेष्ठ भी लाल को छोड़कर सिद्ध होने की बात करता है। कैसा अजीब संयोग है कि महाभारत में भी नरावतार की सफलता के मूल में कृष्ण थे, और भारत में भी इस नरश्रेष्ठ की सफलता के मूल में कृष्ण ही हैं। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया ताकि तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा बोला हुआ सच हो जाता है, इसलिए संभल कर बोला करो। आजकल लोग सच्ची भविष्यवाणी को नहीं, अच्छी भविष्यवाणी को पसंद करते हैं। मैंने कहा, जी भाई साहब, स्मरण रखूंगा। अब लामचंद भाई साहब चेतावनी प्लस सूचना देने वाले स्वर में बोले, छोटे, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। जब मैं अपने शहर पहुंचा तो ट्रेन से उतरते ही मुझे माहौल में गर्मी और मातम दिखाई दिया। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि करीब 15-20 हजार लोग जमा थे, जो लामचंद भाई साहब के नेतृत्व में दिल्ली की ओर कूच करने वाले थे। लामचंद एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर भयंकर क्रोध से भरे हुए भाषण दे रहे थे। ये लोकतंत्र की विशिष्टता पर प्राण घातक हमला है। लाल बत्ती के अस्तित्व को समाप्त करना यानी अनुशासन को समाप्त करना है। जनप्रतिनिधियों की विशिष्टता को नष्ट करना जनतंत्र को नष्ट करना है। लोकतंत्र आम आदमी को खास बनाता है, खास को आम बना देना लोकतंत्र के विरुद्ध चलने जैसा है। देश व्यवस्था से चलता है और व्यवस्था बत्ती से बनती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे चौराहों पर लगी लाल, पीली, हरी बत्तियां हैं। जहां पर लाल बत्ती नहीं होती और ट्रैफिक को बत्ती विहीन आदमी के जरिए कंट्रोल करवाया जाता है, वहां पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। एक किस्म की अराजकता फैल जाती है, लोग एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, हम बढ़ नहीं पाते, चारों तरफ शोर शराबा होता है। और इन्होंने पूरे देश से बत्ती गुल कर दी, जिससे हम एक दूसरे पर चढ़ जाएं। अगर आप जनप्रतिनिधियों का वीआईपी पना खत्म करना चाहते हैं तो लाल बत्ती के आगे पीछे चलने वाली गाड़ियां बंद कीजिए। इससे आम लोग असुविधा से भी बचेंगे, पेट्रोल डीजल बचेगा, समाज का पैसा जो टैक्स के रूप में वसूला जाता है वो भी बचेगा। इसके लिए लाल बत्ती को हटाने की क्या जरूरत? अभी अगर लाल बत्ती की सिर्फ एक गाड़ी हो तब भी लोग उसे वीआईपी वाहन जानकर रास्ता दे देते हैं, लेकिन लाल बत्ती के हटते ही आप देख लेना, जो अभी सिर्फ एक गाड़ी में चलता था वो 10 गाड़ियां लेकर चलेगा, और उनके आगे पीछे चलने वाली गाड़ियों में बैठे लोग फिर सीटियां मारेंगे ताकि उनके वीआईपी का वीआईपी पना दिख सके। पेट्रोल, डीजल, मैन पावर, टैक्स का पैसा 7 की 10 गुना बर्बादी होगी। आप बेचारी लाल बत्ती को हटा देंगे, लेकिन लोगों के दिमाग से वीआईपी पना कैसे निकालेंगे? दोषी बाहर दिखने वाली लाल बत्ती नहीं, अंदर बैठा हुआ वीआईपी पन है। अरे साहब, वीआईपी कल्चर खत्म करना है तो मंत्रियों संतरियों के 1-1, 2-2 एकड़ में फैले सरकारी आवास छोटे करो। वो जनता का आदमी है तो उसे जनता के बीच 2-3 कमरों के मकान में रखो। आप ये सब ना करके लाल बत्ती को दोषी ठहरा रहे हैं। लामचंद खिजियाए हुए से बोले कि बड़ी चिंता है तो वीआईपी को मिलने वाली सिक्योरिटी हटा। चुने गए प्रतिनिधियों को अपने ही लोगों के बीच जाने के लिए फौज पटाखे की क्या जरूरत? लाल बत्ती नहीं, ये फौज फटाका, ढोल नगाड़े वीआईपी कल्चर है। लोगों की भावनाओं का मजाक बनाकर रख दिया है। ये बंद, वो बंद, अमका बंद, ढिमका बंद, जब देखो तब बंद बंद बंद। अरे भैया, सब बंद ही करते रहोगे या कुछ चालू भी करोगे? साथियों, लोकतंत्र राजा है और लाल बत्ती इसका ताज। हम किसी भी कीमत पर अपने राजा के ताज की रक्षा करेंगे। सफेद सरकारी गाड़ी की छत पर लपलपाती हुई लाल बत्ती उसके सौभाग्य की, उसके सुहाग की निशानी थी। हम हर कीमत पर उसके सुहाग की रक्षा करेंगे। वे अपने साथ हुए विश्वासघात से बुरी तरह आहत थे। उनके मुंह से झाग निकलने लगा। अपनी बात को न्याय और नीति संगत सिद्ध करने के लिए लामचंद ने अब अपने भाषण को एक नया मोड़ दिया। यह संसार सभी ग्रहों से मिलकर चलता है, लेकिन इनमें सूर्य का सबसे विशेष स्थान है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूर्य जब घर से निकलता है तो लाल होता है। ये लाल क्या है? सूरज को राजा इंद्र से मिली हुई यह लाल बत्ती की चमक है। उसी लाल बत्ती के कारण आपको सूरज को प्रणाम करना पड़ता है, उसका स्वागत करना पड़ता है, उसे जल चढ़ाना पड़ता है। सूरज को देखते ही आपको काम पर जाना पड़ता है। यह सब क्यों? क्योंकि वो लाल बत्ती वाला है। ऐसे तो चंद्रमा भी रोज निकलता है, वो शीतलता देता है, लेकिन हम घंटों ध्यान नहीं देते उस पर। कब निकला, कब चला गया, पता भी नहीं चलता।
एक आध दिन करवा चौथ या शरद पूर्णिमा को छोड़कर हम उसको महत्व नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसके पास लाल बत्ती नहीं है। लाल बत्ती समाप्त करने का यह फैसला हम चमकते हुए सूरजों को करवा चौथ का चंदा मामा बनाने का प्रयास है कि साल में एक आध बार तुम्हारी कद्र हो जाए, बस बहुत। सूरज निकलते हुए भी लाल होता है और जब ढलता है तब भी लाल होता है। ऐसा नहीं कि वो अब ढल रहा है तो देवेंद्र उसकी लाली छुड़ा ले, क्योंकि वे जानते हैं कि लाली वाले की लाली छुड़ाना अलोकतांत्रिक व्यवस्था है। लाल में पावर है, लाल में विश्वास है, लाल में जीवन है। और आप राजनीति में बैठकर हमसे हमारा लाल छुड़ाकर हमें पावरहीन करना चाहते हैं, हमारे जीवन से लाल रंग खत्म कर देना चाहते हैं ताकि हम पीले पड़ जाएं और लोग हमें रोगी समझ के हमारी तरफ देखना बंद कर दें। अरे आपको नहीं लगानी लाल बत्ती तो साहब मत लगाइए ना। लेकिन ये क्या बात हुई कि न लगाएंगे और न लगाने देंगे, सिर्फ हम ही लगाएंगे और किसी को नहीं लगाने देंगे। अरे जैसे स्कीम गैस सब्सिडी में लाए हो वैसे ले आते, इच्छा हो तो छोड़ दो भाई। भाई साहब गला फाड़कर चीख रहे थे। क्रोध और विषाद के आवेग से उनके कंठ का ही नहीं, शरीर का संतुलन भी गड़बड़ा रहा था। वे क्रोध और करुणा के मिश्रित स्वर में विलाप करते हुए बोले, हम दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे, भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन इस देश से लाल बत्ती को हम नहीं जाने देंगे। लाल बत्ती किसी व्यक्ति की नहीं, जनतंत्र की शान है। लाल बत्ती हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे। वे इतना ही कह पाए थे कि भड़ाक से गिर पड़े। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मैं भीड़ को चीरते हुए उन तक पहुंचा। वे संज्ञा शून्य हो गए थे कि तभी लाल बत्ती वाली एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई आई। सायरन सुनकर अचानक भाई साहब की पुतलियों में हरकत हुई। उन्होंने बहुत हसरत से लाल बत्ती को देखा। वे लाल बत्ती को अपने आगोश में लेने के लिए उठकर खड़े होना चाहते थे कि तभी उन्हें जोर से हिचकी आई और वे फिर से बेहोश हो गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोगों ने बेहद फुर्ती से भाई साहब को ससम्मान लाल बत्ती वाली एम्बुलेंस में रखा और एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई भाई साहब को अपने साथ लेकर चली गई। मैं अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि सिचुएशन आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन उन्हें गहरा सदमा लगा है। वे किसी को पहचान नहीं रहे हैं। डॉक्टर से अनुमति लेकर मैं उनके कमरे में पहुंचा। भाई साहब एकटक कमरे की सीलिंग को घूर रहे थे। मैंने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए धीरे से भाई साहब प्रणाम कहा। मैंने महसूस किया कि उनके कान तो मेरी आवाज़ पहचान रहे हैं, किंतु उनकी आंखें मुझे नहीं पहचानना चाहती। इससे मुझे बल मिला और मैं थोड़ा जोर से, जिससे वो ग्लानिमुक्त होकर वास्तविकता के प्रति सहज हो सकें, बोला, भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। अब उनकी आंखें कमरे के छत से हटकर मेरी छाती पर टिक गई। आंखें वे अभी भी नहीं मिला रहे थे। मैंने और अधिक उत्साह से बोलना शुरू किया। भाई साहब, मैं या मेरे जैसे इस क्षेत्र के 25-30 हजार लोग लामचंद से प्रेम करते हैं, उनकी लाल बत्ती से नहीं। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक विवशता भरी मुस्कुराहट आई। वे बहुत धीमे स्वर में बोले, प्लेलना की समाप्ति ही प्लतालना है। मैं आश्चर्यचकित था। लामचंद पुनः रा को ला बोलने लगे थे। इस अप्रत्याशित परिवर्तन को देखकर मैं दंग रह गया। वे अब बूढ़े भी दिखने लगे थे। वे बोले, इंसान की इच्छा पूलती होना ही स्वर्ग है और उसकी इच्छा का पूला ना होना ही नलक। स्वर्ग नलक मरने के बाद नहीं, जीते जी ही मिलता है। मैंने कहा, नहीं भाई साहब, स्वर्ग नरक परिस्थिति पर नहीं, मना स्थिति पर निर्भर करते हैं। हम अपने जीवन में संकल्पों को तो बहुत महत्व देते हैं, लेकिन विकल्पों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सफलतापूर्वक जीवन जीने के लिए जितना महत्व संकल्प का होता है, शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए उतना ही महत्व विकल्प का भी होता है। विकल्प जहाँ जीवन में शांति की सृष्टि करता है, वहीं संकल्प कभी कभी अशांति का कारक होता है, क्योंकि मन चाही में खलल है, प्रभु चाही तत्काल, बलि चाही आकाश को और भेज दियो पाताल। भाई साहब और मैं दोनों ही आनंद से मुस्कुरा रहे थे।